हालत में भी सुधर आ गया। बाई रूनान ने खुशी से मुझे कॉल किया, ब्रदर तुमने ऐसा क्या जादू किया कि सू जिक्सी मान गई। मुझे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि स्टेटमेंट इतनी जल्दी आ जाएगा। मैंने रोनान को ली युआनयुआन से हुई डील के बारे में कुछ नहीं बताया, बस इतना कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए मेडिकल कॉलेज में कोर्स करने नॉर्थ सिटी जा रहा हूँ। 15 दिन बाद जब मैंने ली युआनयुआन को बताया कि मैं कंपनी के नीचे खड़ा हूँ, तो वो शॉक्ड होकर दौड़ती हुई नीचे आई। मुझे देखकर उसने गहरी सांस ली। मैंने मुस्कुराकर कहा, मैं अपना वादा पूरा करने आया हूँ। यूनियन थोड़ा कंफ्यूज थी, पर डायरेक्टर हु कहाँ है? डायरेक्टर नहीं आए, पर मैं बॉस सू का इलाज कर सकता हूँ। तभी यूनियन का फोन बज उठा। कॉल डायरेक्टर हु का था, जिन्होंने मेरे इलाज करने का पूरा प्लान उसे समझाया। ये सुनकर युआनयुआन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि सू जिक्सी के लिए ये एक चमत्कार से कम नहीं था। वो तुरंत मुझे लेकर सू जिक्सी के ऑफिस की तरफ भागी। शाओ मास्टर, आप यहीं रुकिए, मैं अंदर जाकर उन्हें बता दूं। मैंने सिर हिलाया और दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया। दरवाजा थोड़ा खुला था, इसलिए मुझे युआनयुआन की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी, और अगले ही पल सू जिक्सी की बर्फीली आवाज गूंजी, ली युआनयुआन, क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? उसे अभी के अभी यहाँ से भेजो। युआनयुआन बेबस थी। उसे लगा था कि सू जिक्सी मुझे मना नहीं कर पाएगी, पर उसका रवैया उम्मीद से कहीं ज्यादा सख्त था। भारी मन से युआनयुआन बाहर आई। सॉरी शाओ यंग मास्टर, मुझे लगता है जिक्सी को अभी आपके इलाज की जरूरत नहीं है। मैं एक पल के लिए सन्न रह गया, क्या बॉस सू को मेरी मेडिकल स्किल्स पर शक है? युआनयुआन को समझ नहीं आया कि क्या कहे। नहीं, बात वो नहीं है। आप चलिए मेरे साथ। मैं चुपचाप उसके साथ कंपनी के बाहर आ गया। मैंने पूरी गंभीरता से पूछा, बॉस सू कितने बजे फ्री होंगी? मैं शाम को आ जाऊंगा। सू जिक्सी का इलाज करना बहुत जरूरी था। एक तो उसकी हालत बिगड़ रही थी, और दूसरा मैं उसका कोई एहसान नहीं रखना चाहता था। वो 5 बजे तक फ्री हो जाती है, पर कभी कभी 8 भी बज जाते हैं। लेकिन आप रहने दीजिए, जिक्सी अपना फैसला नहीं बदलेगी। मैंने मुस्कुराकर हाथ हिलाया, कोई बात नहीं, मैं रात को आऊंगा। डिनर के बाद मैंने टैक्सी ली और वापस कंपनी पहुंच गया। मेरा कॉल देखकर युवानियन हैरान रह गई कि मैं सच में वापस आ गया हूँ। वो भागती हुई सू जिक्सी के पास गई। शाओ यंग मास्टर कह रहे हैं कि वो इलाज के बारे में एक बार फिर बात करना चाहते हैं। सू जिक्सी ने झुंझलाते हुए एक रिसर्च रिपोर्ट युआन युआन के सामने पटक दी। अगर तुम इतनी ही फ्री हो तो इस रिपोर्ट की समरी बनाओ। आज युआन युआन भी गुस्से में थी। मैं ये सब किसके लिए कर रही हूँ? तुम अपनी बीमारी को और कितना इग्नोर करोगी? क्या शाओ चुनान को अपनी जिंदगी से निकालना इतना आसान है? अगर सच में सब खत्म करना चाहती हो तो नीचे जाकर उससे बात क्यों नहीं करती? वो अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इतना कहकर युआन ने दरवाजा जोर से बंद किया और वहां से चली गई। सू जिक्सी आखिरकार हार मानकर अपना फोन उठाने पर मजबूर हो गई। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि उसने बात काट दी। अगर युवानी ने तुम्हें ठीक से नहीं समझाया तो मैं खुद बता देती हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा इलाज करो। उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी। यही मेरा आखिरी फैसला है, अब तुम जा सकते हो। मैं पूछना चाहता था कि वो मुझे अपना इलाज क्यों नहीं करने देना चाहती, पर उसने कॉल कट कर दिया। मैंने तय किया कि मैं इंतजार करूंगा। मुझे उसके मुंह से जानना था कि आखिर उसे मुझसे इलाज क्यों नहीं करवाना। क्या उसे लगता है कि मैं एक बुरा डॉक्टर हूँ? रात के 9 बज चुके थे, पर वो नीचे नहीं आई। मैंने हार मानकर युआन को कॉल किया। मिसली, क्या बॉस सू अभी भी बिजी हैं? युआन वन हैरान थी। क्या आप अभी तक वहीं हैं? हाँ, मैं फेस टू फेस बात किए बिना नहीं जाऊंगा। अब युआनवान का गुस्सा और बढ़ गया। वो पक्का ओवरटाइम कर रही है, आप रुकिए, मैं देखती हूँ। सू जिक्सी अभी अभी R&D टीम के साथ मीटिंग खत्म करके थकी हुई अपनी डेस्क पर लेटी थी। तभी युआनिया ने दरवाजा खोला। दो ऑप्शन है, या तो तुम अभी नीचे जाओ या मैं उसे यहाँ ऊपर ले आऊँ। सू जिक्सी चौंक गई। क्या चुनन अभी भी वहीं है? युआनियन झुंझला उठी। भले ही तुमने उससे दूर रहने का वादा किया हो, पर वो तुम्हारा इलाज करने आया है। कम से कम उससे मिल तो सकती हो। नीचे इंतजार करते हुए मुझे काफी देर हो चुकी थी। मैं सोच रहा था कि अगर वो नहीं आई तो शायद मुझे वापस लौट जाना चाहिए। तभी मुझे वो जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। मैं सीधा खड़ा हो गया। बॉसू, तो आखिरकार आप आ ही गई। सुजिक्सी के चेहरे पर तनाव था। मैंने कहा था ना, तुम जा सकते हो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम मुझे इलाज करने से क्यों रोक रही हो। अगर तुम्हें मेरी स्किल्स पर शक है तो एक डॉक्टर होने के नाते मैं कह सकता हूँ कि मैं नॉर्थ सिटी सिर्फ तुम्हारा इलाज करने नहीं आया हूँ। सुजिक्सी खामोश रही। मैंने आगे कहा, बॉस सू, याद है जब अंकल सू का एक्सीडेंट हुआ था तो आधी रात को हॉस्पिटल में मैंने ही PPU करने की जिद की थी। सुजिक्सी को वो दिन अच्छी तरह याद था। उसी मदद की बदौलत वो कंपनी संभाल पाई थी और दुनिया के सामने खड़ी हो सकी थी। मैंने गंभीरता से कहा, तब भी तुमने मुझे मना किया था, पर मैंने तुम्हें निराश नहीं किया। अगर मैं यहाँ आया हूं तो मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। सुजिक्सी ने कुछ देर सोचा और फिर धीरे से बोली, मुझे तुम्हारी स्किल्स पर कोई शक नहीं है। मैं कंफ्यूज हो गया, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? सुजिक्सी की धड़कनें तेज होने लगी। असली बात यह थी कि उसे खुद पर भरोसा नहीं था। इतने सालों बाद मुझे सिर्फ एक झलक देखकर वो खुद को मुश्किल से संभाल पा रही थी। अगर वो रोज मुझसे मिलेगी तो शायद वो मुझे अपने पास रुकने के लिए मजबूर कर दे, और अगर ऐसा हुआ तो वो खुद से नफरत करने लगेगी। उसने अपनी भावनाओं को दबाते हुए कहा, रात बहुत हो चुकी है, तुम वापस जाओ। ये सुनकर मेरे चेहरे पर खुशी छा गई। इसका मतलब बॉस सू इलाज के लिए राजी हैं। मेरी वो प्यार भरी मुस्कान देखकर सू जिक्सी पिघल गई। जुनून उसके होठों पर था, वो हुमा में बदल गया। वो अपने ड्राइवर को मुझे छोड़ने के लिए कहने वाली थी, पर मैं खुद ही कैब बुक कर ली। दिन में मेडिकल कॉलेज की क्लासेस थी, इसलिए हमने तय किया कि इलाज रोज रात 9 बजे होगा। जाने से पहले मैंने पूछा, कल रात मैं आपसे कहाँ मिलूं? सू जिक्सी ने कुछ देर सोचकर कहा, यूक्शी टेरेस। एड्रेस नोट करने के बाद मैंने मुड़कर उसकी तरफ देखा। कल मिलते हैं बॉस सू। मेरी कैब अंधेरे में गायब हो गई। सुजिक्सी काफी देर तक वहीं खड़ी रही। कल मिलते हैं, ये शब्द सुनकर उसे घबराहट हो रही थी। उसने इतने सालों में बड़ी मुश्किल से अपने दिल को शांत करना सीखा था, पर श्याओ चुनान के वापस आते ही उसके दिल में फिर से तूफान आ गया था। अगले दिन क्लासेस खत्म होने के बाद मैं यूक्सी टेरेस जाने के लिए कैब का इंतजार कर रहा था। तभी मुझे लगा कोई मुझे घूर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की बड़ी बड़ी आंखों से मुझे हैरानी से देख रही थी।
वो दौड़कर मेरे पास आई। हेलो ब्रदर, मेरा नाम मेंगची है। आपका नाम क्या है? मुझे वो लड़की दिलचस्प लगी तो मैंने भी मुस्कुराकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। मेरा नाम शाओ चुनान है। क्या क्या आप शाओ ग्रुप के बॉस शाओ कांगन के बेटे हैं? मैं हैरान रह गया। शाओ फैमिली को नॉर्थ सिटी छोड़े 5 साल हो चुके थे, फिर भी ये छोटी सी लड़की मुझे कैसे जानती है? मैंने हाँ में सिर हिलाया। फेक डेथ का नाटक मैंने सू जिक्सी से दूर रहने के लिए किया था, पर अब जब हमारे बीच सब नॉर्मल हो गया है तो ये नाटक जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। मेरी बात सुनते ही वो खुशी से उछल पड़ी। मैं जानती थी। कोई आपके जैसा होबू कैसे दिख सकता है? मैं कंफ्यूज था। तुम मुझे जानती हो? मेंगची की आंखें चमक रही थीं। ब्रदर चुनान, शायद आप भूल गए हो, पर मैं आपको जिंदगी भर नहीं भूल सकती। पहले मैं बहुत मोटी थी और स्कूल के बच्चे मुझे बुली करते थे, तब आपने आकर मुझे उन लड़कियों से बचाया था। मैंने मुस्कुराकर कहा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दिया करो। तुम बहुत अच्छी हो और आगे चलकर और भी खूबसूरत बनोगी। पर मुझे अफसोस था कि उस घटना के तुरंत बाद मैं शहर छोड़कर चला गया था और बाद में मेरी डेथ की खबर आ गई। वो लड़की खुशी खुशी मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गई। जब उसे पता चला कि मैं कहाँ जा रहा हूँ तो वो और भी एक्साइटेड हो गई। ब्रदर, क्या आप यहीं रहते हैं? मेरा घर भी यहीं है, पर ये तो बॉस सू जिक्सी का घर है। मैं हैरान था। मैं यहाँ एक मरीज का इलाज करने आऊँ। तुम सू जिक्सी को जानती हो? वो मेरी बड़ी बहन मेंग वे की कॉलेज फ्रेंड है। ब्रदर, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको सेफली ड्रॉप कर दूंगी। थोड़ी ही देर में गाड़ी यूक्सी टेरेस के बाहर रुक गई। मैंने उसे थैंक यू कहा। जाते जाते मेंगची मुस्कुराई। ब्रदर चुनन, कभी टाइम मिले तो हमारे घर डिनर पर आइएगा। मैंने मुस्कुराकर हाँ कर दी और ऊपर चला गया। मैंने दरवाजा खटखटाया। सू जिक्सी ने दरवाजा खोला। अंदर आ जाओ। बेडरूम कहाँ है? एक्यूपंक्चर के लिए तुम्हें लेटना पड़ेगा। सू जिक्सी चुपचाप मुझे बेडरूम में ले गई। उसने 1 मिनट कहा और किचन में चली गई। जब वो वापस आई तो उसके हाथ में फ्रेश आइस्ड ब्लैक टी का गिलास था। ये देखकर मैं हैरान रह गया। आइस्ड ब्लैक टी मेरी फेवरेट ड्रिंक थी, पर काम की वजह से मैं सिर्फ हॉस्पिटल कैंटीन का खाना ही खा पाता था और मैंने बहुत समय से ये नहीं पी थी। पर सू जिक्सी को कैसे पता कि मुझे ये पसंद है? खैर, मैंने ज्यादा नहीं सोचा और अपना एक्यूपंक्चर किट निकाल लिया। बॉस सू, अब आप लेट सकती हैं। सू जिक्सी ने आंखें बंद कर ली और लेट गई। वो इतनी नर्वस थी कि उसका पूरा शरीर अकड़ गया था और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थी। मुझे उसे देखकर थोड़ी हंसी आ गई। क्या सू जिक्सी सुइयों से डरती है? डायरेक्टर हो के सामने तो ये कितनी नॉर्मल थी। मैंने प्यार से उसे समझाया, बॉस सू, रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा दर्द होगा पर जल्दी ठीक हो जाएगा। मैंने पूरी अटेंशन के साथ पहली सुई लगाई। दर्द और घबराहट के मारे सू जिक्सी की हालत खराब हो रही थी। मेरे इलाज के दौरान सू जिक्सी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे सिर्फ मेरी प्यार भरी आवाज सुनाई दे रही थी, बस थोड़ा सा और बर्दाश्त करो। आखिरकार दर्द से लड़ते लड़ते वो गहरी नींद में सो गई। मैंने राहत की सांस ली। एक्यूपंक्चर के बाद नर्व्स रिलैक्स हो जाती हैं, इसलिए नींद आना नॉर्मल है। मैंने प्यार से उसे ब्लैंकेट उठाया और दबे पांव कमरे से बाहर निकल गया। जब मैं नीचे पहुंचा तो बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। दरवाजे के पास एक हैंडसम आदमी छाता समेट रहा था। मुझे देखकर वो सुंदर रह गया। शोचनान, तुम मरे नहीं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, माफ करना तुम्हारी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए, पर मैं जिंदा हूं। मुझे लगा था कि सू जिक्सी ने मेंग जिहाओ को सब बता दिया होगा। आखिर हाई स्कूल में वो दोनों हमेशा साथ रहते थे। मेंग जिहाओ का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। ये सब क्या बकवास है? मुझे उससे बहस करने का कोई शौक नहीं था। ये तुम खुद सू जिक्सी से पूछ लेना। पर जिहाओ ने मेरा रास्ता रोक लिया। तुम जिक्सी के घर में क्या कर रहे हो? मैं उसका इलाज करने आया हूँ। जिहाओ को मेरी बात पर शक हुआ। जिक्सी बिल्कुल ठीक है, उसे क्या बीमारी हो सकती है? मैं समझ गया कि जिक्सी ने उसे कुछ नहीं बताया। कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस सरदर्द है। कुछ दिन एक्यूपंक्चर के बाद ठीक हो जाएगी। माफ करना मेंग यंग मास्टर, मुझे देर हो रही है। पर मेंग जिहाओ ने गुस्से में मेरा रास्ता फिर से रोक लिया। तुम 5 साल तक गायब रहे और अब अचानक वापस आ गए। शहर में इतने डॉक्टर्स हैं, फिर जिक्सी ने आखिर तुम्हें ही क्यों चुना? तुम चाहते क्या हो? मैंने उसकी आंखों में देखकर ठंडे लहजे में कहा, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रहे हो। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मुझे सू जिक्सी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेंग जिहाओ की आंखों में नफरत भरी थी, मुझे याद है, पर फिर भी तुमने उसके लिए अपनी जान दे दी, और वो भी मेरे बर्थडे वाले दिन। पिछले 5 सालों से जिक्सी हर साल मेरे बर्थडे पर तुम्हारी कब्र पर आती है। क्या ये भी तुम्हारा दिखावा था? ये सुनकर मैं सन्न रह गया। मुझे सच में नहीं पता था कि उसने ऐसा कुछ किया है। मुझे हैरान देखकर जिहा और भड़क गया। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा के लिए मेरी और जिक्सी की जिंदगी से दूर चले जाओ। मैं चला जाऊंगा, पर अभी नहीं, उसका इलाज पूरा होने के बाद। ये कहकर मैं बारिश में जाने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, शोजन। मैंने मुड़कर देखा तो सू जिक्सी खड़ी थी। बारिश हो रही है, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। मैंने मना कर दिया, कोई बात नहीं, जिहाओ को तुम्हारे साथ रहने दो। और सू जिक्सी का रवैया एकदम सख्त हो गया। जिहाओ, तुम घर जाओ, मैं और ड्राइवर डॉक्टर शाह को छोड़कर आते हैं। मेंग जिहाओ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर वो कुछ बोल नहीं पाया। सू जिक्सी ने छाता खोला और मुझे दे दिया। चलो डॉक्टर शॉ। उसकी ये जिद देखकर मैंने बहस करना ठीक नहीं समझा और हम दोनों एक ही छाते के नीचे बारिश में कार की तरफ चल पड़े। कार ज्यादा दूर नहीं थी। हम दोनों पीछे की सीट पर खामोशी से बैठे थे। अजीब सी टेंशन दूर करने के लिए मैंने ही बात शुरू की। सुना है जिस दिन मुझे चोट लगी थी उस दिन मेंग जिहाओ का बर्थडे था और तुम हर साल उसी दिन मेरी कब्र पर आती थी। मेंग जिहाओ को ये बात अच्छी नहीं लगी। तुम्हें उसे समझाना चाहिए। मेरी वजह से तुम दोनों का रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए। मेरी बात सुनकर सुजिक्सी ने झुंझलाकर अपनी भौहें सिकोड़ ली। मेरा और जिहाओ का क्या रिश्ता है? मैं हैरान था। क्या तुम उसे पसंद नहीं करती? मेरी वजह से तुमने उसका बर्थडे खराब कर दिया। तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। सू जिक्सी ने बर्फीली नजरों से मुझे घूरा। तुम्हें किसने कहा कि मैं मेंग जिहाओ को पसंद करती हूँ? मेरा और उसका रिश्ता बिल्कुल वैसा ही है जैसा तुम्हारा और बाय रोनन का है। मैं समझ गया, मतलब वो मेंग जिहाओ को सिर्फ अपना भाई मानती है। सू जिक्सी मुझे घूरती रही। अगर तुम और रोनन भाई बहन हो सकते हैं तो क्या मैं और जिहाओ बहन भाई नहीं हो सकते?
वो मेरे टाइप का नहीं है। जीहाओ बचपन से ही बिना माँ के पला था, इसलिए वो सू जिक्सी पर बहुत डिपेंड करता था और जिक्सी भी उसकी एक बड़ी बहन की तरह देखभाल करती थी। और मेरी मौत के बाद ही जिक्सी को समझ आया कि असल में प्यार क्या होता है, इसलिए जब जीहाओ ने उसे प्रपोज किया तो उसने तुरंत मना कर दिया और तब से उन दोनों के बीच दूरियां आ गईं। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने बिना सोचे पूछ लिया, तो तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं? सू जिक्सी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो लगातार मुझे देखती रही। उसकी नज़रों से मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी। अगर नहीं बताना तो मत बताओ। मैंने मुंह फेर लिया और खिड़की के बाहर देखने लगा और मेरे अंदर का जासूस जाग चुका था। मैं सच में जानना चाहता था कि आखिर सुजिक्सी के टाइप का लड़का कौन हो सकता है। दूसरी तरफ मैंग जीहाओ उन दोनों को जाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में जलन और नफरत साफ थी। वो गाड़ी चलाकर युशुवान विला पहुंचा, जहां सु युआनी अपनी बिल्ली के साथ खेल रहे थे। जीहाओ ने पास जाकर कहा, सु ग्रैंडपा, शाओ चुनन वापस आ गया है। उसने सारी बात बताई कि कैसे चुनन ने सबको बेवकूफ बनाया और अब जिक्सी की यह हालत उसी की वजह से है। सु युआनी ये सुनकर दंग रह गए। अगले दिन वीकेंड पर मुझे एक कॉल आया। क्या मैं मिस्टर शाओ से बात कर रहा हूँ? मैं सु युआनी हूँ। मेरे हाथ से फोन गिरते गिरते बचा, एस सु ग्रैंडपा, नमस्ते। सुयुआनी का लहजा ऐसा था जैसे उन्हें मेरे जिंदा होने का पहले से ही पता हो। उन्होंने मुझे बताया कि आज रात जिक्सी घर आएगी और मुझे वहां कर उसका ट्रीटमेंट करना होगा। मैं मना नहीं कर पाया और आखिरकार मुझे यस कहना ही पड़ा। ग्रैंडपा ने मुझे तय समय से आधा घंटा पहले बुलाया था। फोन रखने के बाद मैं काफी घबराया हुआ था। मुझे डर था कि पुरानी गलतफहमियों की वजह से वो आखिर मेरे साथ क्या करेंगे। सुयुआनी ने जिक्सी को कॉल करके बताया कि उसे आज रात घर आना है क्योंकि शाओ चुनान वहां आने वाला है। जिक्सी ये सुनकर भड़क गई। आपने उससे कांटेक्ट क्यों किया? ग्रैंडपा ने कहा कि उसकी सेहत के बारे में बात करना जरूरी है। उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि शायद जिक्सी का दिल अभी भी चुनान के लिए धड़कता है। उधर ली युआनयुआन जब जिक्सी से मिलने आई तो उसने देखा कि जिक्सी गुस्से में वहां से निकल रही थी। जिक्सी ने चिढ़कर कहा कि वो वापस आकर हिसाब लेगी। मैं भारी मन से सू फैमिली विला पहुंचा। वहां सू युआनी अपनी व्हीलचेयर पर थे और पास ही मैंग जीहाओ खड़ा था। इतने सालों बाद ग्रैंडपा थोड़े शांत लग रहे थे। मैंने उन्हें बैठने का इशारा किया और जिक्सी की बीमारी को छुपाते हुए कहा कि बस नींद की कमी और सरदर्द है, जो एक्यूपंक्चर से ठीक हो जाएगा। मैं ही चाहता था कि वो सब फालतू में फिक्रवारी करें। सो युआनी को थोड़ा शक हुआ कि अगर मैं जियांगचेंग हॉस्पिटल में स्पेशलिस्ट हूँ तो इतने छोटे काम के लिए क्यों आया। मैंने समझाया कि डायरेक्टर हो इस काम के एक्सपर्ट हैं पर वो आ नहीं सके, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। तभी मैंग जीहाओ बीच में बोला, इतने डॉक्टर्स में से तुम्हें ही क्यों चुना? कहीं तुम जानबूझकर जिक्सी के पास वापस तो नहीं आए? ग्रैंडपा ने उसे बाहर जाने को कहा और मेरा दिल फिर से तेज धड़कने लगा। जिक्सी बहुत तेजी से घर पहुंची और सीधे चुनान के बारे में पूछा। जिहाओ ने बताया कि वो अंदर ग्रैंडपा के साथ है। जिक्सी अंदर आई और जो उसने देखा उसे देखकर वो आगबोला हो गई। मैं ग्रैंडपा के पुराने जख्मों को चेक करने के लिए उनके पैरों के पास बैठा था। जिक्सी ने झपट कर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे खड़ा कर दिया। शोचुनन, क्या तुम किसी के भी आगे झुक जाओगे? कहाँ गया तुम्हारा वो शाओ फैमिली वाला एटीट्यूड? मैं एकदम सुनने रह गया। मैं तो बस ग्रैंडपा के जख्म देख रहा था। जिक्सी ये सुनकर ठिठक गई। ग्रैंडपा ने भी हंसते हुए कहा कि वो बस मेरी मेडिकल स्किल्स देख रहे थे। तभी नौकर शार्क फिन सूप ले आए। जिक्सी को याद आया कि सालों पहले जब उसके पिता शाओ फैमिली के घर गए थे तो उनका स्वागत इसी से हुआ था। उसे एहसास हुआ कि उसने ग्रैंडपा को गलत समझा था। ग्रैंडपा ने सबको खाने के लिए बुलाया और जिक्सी मुझे ऊपर ले गई। ग्रैंडपा ने जिहाओ को सलाह दी कि वो जिक्सी पर अपना टाइम बर्बाद करना बंद करे, क्योंकि दुनिया में और भी लड़कियां हैं। जिहाओ गुस्से में वहां से निकल गया। इलाज खत्म करके मैंने वहां से जाने का फैसला किया। ग्रैंडपा ने ड्राइवर को छोड़ने के लिए कहा पर मैंने मना कर दिया और अकेले ही उस रास्ते पर निकल पड़ा जहां कभी हमारा पुराना घर हुआ करता था। जब जिक्सी की नींद खुली तो मैं वहां नहीं था। वो बदहवास होकर नीचे आई और मेरी तलाश में निकल गई। रास्ते में उसने देखा कि मैं अपने पुराने घर के सामने खड़ा हूँ। उसने गाड़ी रोकी और मेरे पास आकर खड़ी हो गई। क्या अंदर जाकर देखना चाहते हो? मैंने मायूसी से कहा। रहने दो, अब वहां कोई और रहता होगा। पर जिक्सी ने कहा, कोई बात नहीं, वहां रहने वाला मेरा दोस्त है। 1 मिनट बाद दरवाजा खुला और सामने शू अंकल खड़े थे। वो हमारे पुराने ड्राइवर थे। मुझे जिंदा देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। यंग मास्टर, आप जिंदा हैं। मैंने उन्हें सब समझाया। जिक्सी ने बताया कि जिस दोस्त ने ये घर खरीदा उसने अंकल को ही घर की देखरेख के लिए काम पर रख लिया था। शू अंकल ने खुशी खुशी कहा, मालिक आप अंदर आकर देखिए, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। मैंने मुस्कुराकर मना कर दिया क्योंकि अब ये किसी और का घर था। जाते जाते अंकल ने कहा कि जब भी मन करे आ जाना, यहाँ कोई नहीं रहता। जिक्सी ने मुझे मेरे घर छोड़ा और कार से उतरते वक्त पूछा, चुनन कल का क्या प्लान है? उसने मुझसे पूछा। अगर तुम फ्री हो तो मैं तुम्हें शहर घुमा देती हूँ। इसे बस अपने इलाज की फीस समझ लो। नॉर्थ सिटी इन 5 सालों में बहुत बदल गया था और मेरा भी मन था उसे देखने का, पर जिक्सी के साथ जाना मुझे अजीब लग रहा था। मैंने मना कर दिया, नहीं, कल मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। जिक्सी ने बस सिर हिला दिया। घर पहुंचते ही मिंची का कॉल आ गया। चुनान भाई, कल हम घूमने जा रहे हैं, नो एक्सक्यूजेस। मैंने बहाना बनाया पर वो नहीं मानी। कल सुबह 10 बजे मैं तुम्हें लेने आऊंगी और मेरी दूसरी बहन मेंग जिया भी साथ होगी। और अगले दिन वो सच में पहुंच गई। हम पूरा दिन मजे करते रहे। पर उधर ली युआनियन ने जिक्सी को मेरी एक फोटो दिखाई जिसमें मैं मेंग जिया को सहारा दे रहा था। ये फोटो देखते ही जिक्सी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पढ़ाई का बहाना बनाकर वो मेंग जिया के साथ घूम रहा है। उसने फौरन मुझे कॉल किया और पूछा, क्या तुम्हारी पढ़ाई खत्म हो गई? हाँ हाँ, बस अभी खत्म की है। मैं उसे सच नहीं बता पाया। जिक्सी ने कड़क आवाज में कहा, अभी अभी मेरे घर आओ। जब मैं वहां पहुंचा तो लाइट्स बंद थी। मैंने देखा कि जिक्सी अंधेरे में सोफे पर लेटी है। जैसे ही मैंने अपना बैग रखा, पीछे से एक ठंडी आवाज आई, मेंग जिया के साथ घूमना कैसा रहा? मैं डर के मारे उछल पड़ा। वो ठीक था। क्या मैं लाइट्स जला दूं? आपका इलाज करना है। पर जैसे ही मैं उसके पास से गुजरा, उसने मेरा हाथ पकड़कर खींच लिया। मेरा बैलेंस बिगड़ा और हम दोनों सोफे पर गिर पड़े। वो नशे में थी। बॉस सू, आप होश में तो हैं? मैं शाओ चुनान हूं। पर उसने कुछ नहीं कहा, बस अपनी लाल आंखों से मुझे देखती रही।
मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैंने उठने की कोशिश की, पर उसने मुझे और कसकर जकड़ लिया। वो किसी मासूम बच्चे की तरह मुझ पर लद गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इसलिए मैं बस चुपचाप वहां पड़ा रहा। आखिरकार जब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं कहा, सुजिक्सी, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। वो धीरे से पीछे हटी और मैंने झपट कर अपना सामान उठाया और वहां से भाग निकला। बाहर आते ही डायरेक्टर हो का कॉल आया। मैंने उनसे शिकायत की, डायरेक्टर, मैं सुजिक्सी का इलाज नहीं कर सकता, वो बहुत ही अजीब औरत है। पर डायरेक्टर ने मुझे मेरा फर्ज याद दिलाया। मैं दोबारा हिम्मत जुटाकर अंदर गया। रात का इलाज अभी अधूरा था। जिक्सी बिस्तर पे लेटी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे उसे यकीन ही ना हो कि मैं बस आ गया हूँ। दूसरी तरफ मिंग वे ने अपनी बहन मिंग जिया को जमकर फटकारा, तुम्हारा श्याओ चुनान के साथ क्या चक्कर है? क्या तुम्हें पता नहीं कि उसका जिक्सी के साथ क्या रिश्ता है? पर मिंग जिया अपनी बात पर अड़ी थी। तो क्या हुआ? वो सिंगल है और जिक्सी को पसंद नहीं करता। मैं उससे प्यार करती हूँ और उसे हासिल करके रहूंगी। मिंग वे ने गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ अपनी बहन के चेहरे पर जड़ दिया। तुम होश में आओ। मिंग जिया रोते हुए वहां से चली गई। उधर जब मैं जिक्सी के घर से निकला तो डायरेक्टर का फिर से कॉल आया। चुनान, तुम्हारी बहन के साथ कुछ हादसा हुआ है, जल्दी उसे कॉल करो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने रोनान को कई बार फोन किया पर उसने नहीं उठाया। मैंने घबराकर गाँव यान को कॉल किया। यान, जल्दी मेरे अपार्टमेंट पर जाओ और देखो रोनान ठीक तो है। यान वहां पहुंचा तो देखा कि रोनान जूते पहने ही बेड पर पड़ी रो रही थी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। इधर मैंगजिया ने अगले दिन से मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। शाम को जब मेरी क्लास खत्म हुई तो वो फिर अपनी कार लेकर खड़ी थी। चुनान भाई, क्या आप जिक्सी के घर जा रहे हैं? मैं आपको छोड़ देती हूँ। मुझे पता था कि ये सब इत्तेफाक नहीं है। कार में मैंने उसे पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? ये सब क्या है? उसने सीधे मेरी आंखों में झांका। मैं आप पसंद करती हूँ, क्या मैं आपको डेट कर सकती हूँ? मैं सन्न रह गया। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम अभी सिर्फ 18 साल की हो और मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ। पर वो लड़की नहीं मानी। एज बस एक नंबर है चुनान भाई, मैंने उसे सख्त लहजे में कहा। ये सब बचपना बंद करो और घर जाओ। जब मैं जिक्सी के घर पहुंचा तो उसने एक अजीब सी फरमाइश की, क्या आज तुम मेरे जागने तक यहीं रुक सकते हो? मैंने साफ मना कर दिया। चुनान ब्रदर, क्या आप सुजिक्सी के घर जा रहे हैं? मेरे घर ही जा रही हूँ, तो चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ। हालांकि मुझे यकीन नहीं था कि ये महज एक इत्तेफाक है, फिर भी मैं कार में बैठ गया। मैंने उलझन में मेंग जिया की ओर देखा और पूछा, क्या तुम्हें कोई धक्का लगा है? उसने बिना कुछ छुपाए अपनी बात कह दी, कोई शौक नहीं लगा है, बस मैं आपको चेस करना चाहती हूँ, क्या ये मंजूर है? मैं तो सन्न रह गया। मेंग जिया, तुम क्या बकवास कर रही हो? वो अभी सिर्फ 18 साल की थी और मैं उससे पूरे 5 साल बड़ा। पर वो बड़ी सीरियस लग रही थी। आजकल ब्रदर सिस्टर रोमांस का ट्रेंड है ना। अगर प्यार सच्चा हो तो एज महज एक नंबर है। मैं जानता था कि वो क्या करना चाहती है, पर मैंने साफ कह दिया, मैं इस बचकाने खेल में शामिल नहीं होना चाहता। अगर प्यार का भूत चढ़ा है तो अपनी उम्र का कोई लड़का ढूंढो। मैंग जया चुप हो गई और उसने आगे कुछ नहीं कहा। जब हम मंजिल पर पहुंचे तो उसने मेरी ओर देखा। चुनान ब्रदर, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैं यही इंतजार करूंगी और आपको छोड़ दूंगी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने बस अपनी भौहें सिकोड़ी और उसे घर जाने को कहा। सुविला के अंदर जैसे मैं ट्रीटमेंट शुरू करने वाला था, सुजिक्सी ने अचानक कहा, क्या आज रात तुम मेरे जागने तक रुक सकते हो? मैंने साफ मना कर दिया। सुजिक्सी एक पल के लिए रुकी और फिर तेजी से अपने फोन में अलार्म सेट करने लगी। उसे इस तरह देखकर मुझे बड़ी अजीब सी फीलिंग आई। ये तुम क्या कर रही हो? सुजिक्सी ने अजीब अंदाज में कहा, मुझे थोड़ी देर में पेट में दर्द होगा, इसलिए अलार्म सेट कर रही हूँ। ट्रीटमेंट जल्दी खत्म हो गया, पर जब मैं नीचे पहुंचा तो देखा कि मेंग जिया की कार अभी वहीं खड़ी है। मुझे देखते ही वो बाहर निकली। चुनान ब्रदर, चलिए मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आजकल लड़कियां इतनी डेस्परेट क्यों हो रही हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, जिया, मेरी बातें क्या तुम्हें समझ नहीं आती? मैं उसे मना करने ही वाला था कि तभी पीछे से हाई हील्स की आवाज आई। मुझे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं थी। मैं समझ गया कि वो सू जिक्सी है। मुझे हैरत हुई कि आखिर वो इतनी जल्दी कैसे जाग गई। सू जिक्सी की बर्फीली नजरें मेंग जिया पर टिकी थीं। जिया, जिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेंग जिया ने बड़ी ढिठाई से जवाब दिया, सू दे, मैं बस चुनान ब्रदर को घर छोड़ने हूँ। उसने मुझे कार में बैठने का इशारा किया। चुनान ब्रदर, चलिए ना। सू जिक्सी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। इससे पहले कि मैं कुछ कहता वो तेजी से मेंग जिया के पास पहुंची। अगर तुम्हारी बहन ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई तो ये काम मैं करूंगी। और अगले ही पल सुजिक्सी ने एक जोरदार थप्पड़ मेंगजिया के गाल पर जड़ दिया। मेंगजिया सन्न रह गई। मैंने तुरंत बीच बचाव किया। सुजिक्सी, ये क्या पागलपन है? वो मेंग वे की बहन है, तुम्हारी पुरानी सहेली। तुम उस पर हाथ कैसे उठा सकती हो? सुजिक्सी ने नफरत भरी नजरों से मेरी ओर देखा। जहां तक मुझे याद है तुम्हारी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। अगर तुम्हें इतना ही एडवेंचर पसंद है तो मेरे साथ खेलो, किसी मासूम बच्ची की जिंदगी बर्बाद मत करो। इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी कर पाता, सुजिक्सी ने अचानक मुझे अपनी ओर खींचा और मेरे होठों को बुरी तरह चूमने लगी। मेंगजिया ये नजारा देखकर दंग रह गई। उसे अपनी बहन की वो बात याद आ गई कि श्याओ चुनान आखिर सुजिक्सी के लिए क्या मायने रखता है। जिया जिया को अब समझ आ गया था कि ये कोई मजाक नहीं है। वो अपनी कार में बैठी और वहां से बाहर निकली। करीब 3 मिनट बाद सुजिक्सी ने आखिरकार मुझे छोड़ा। मैं बेदम होकर पास के पोल का सहारा लेकर गहरी सांसें लेने लगा। उसने मेरा फर्स्ट किस इतनी बेरहमी से छीन लिया था, और शर्म की बात यह थी कि मेरा दिल पागलों की तरह धड़क रहा था। सो जिक्सी वहां से भाग गई। अपने अपार्टमेंट पहुंचकर मैंने कांपते हाथों से उसे मैसेज किया, बॉस सू, मुझे लगता है कि अब मैं आपका ट्रीटमेंट जारी नहीं रख पाऊंगा, कल से मैं नहीं आऊंगा। उधर सू जिक्सी की आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज सख्त थी। तो क्या अब तुम ये सब बीच में ही छोड़ दोगे? चुनान, जब तुम नॉर्थ सिटी आए थे तो मैंने मना किया था, पर तुम अपनी जिद पर रहे। अब जब खेल शुरू हो चुका है तो पीछे हटने का रास्ता बंद है। माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था। सू जिक्सी ने ठंडे लहजे में कहा, ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, अब तुम मना नहीं कर सकते। ये सुनकर मेरा दिल बैठ गया। तो बॉस सू, अब आप मुझे थ्रेट दे रही हैं, बिल्कुल उस पुराने नाइटमेयर की तरह। क्या आप फिर से शाओ फैमिली को बर्बाद करना चाहती हैं? मैंने एक एक शब्द चबाकर कहा, तो उस दिन समंदर किनारे किए गए उन वादों का क्या हुआ?
क्या वो सब महज एक नाटक था? सुजिक्सी को वो वादे याद आए जो उसने समंदर की लहरों के बीच किए थे। उसकी आंखों से एक आंसू टपक पड़ा। शाओ चुनान, तुम्हें नॉर्थ सिटी वापस नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मेरे सामने कभी नहीं आना चाहिए था। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कहना क्या चाहती है। रात को बाई रोनान वापस आई। उसे देखकर मेरा लहजा बदल गया। आखिर तुम्हारी लड़ाई किससे हुई है? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया? रोनान गुस्से में थी। वही मेरे डैड बाई गुआंगमिन। अगर वो सुजिक्सी को तुम्हारा एड्रेस न बताते तो आज ये नौबत ना थी। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, शायद अंकल की कोई मजबूरी रही होगी। गाओयान ने मुझे बताया था कि रोनान का मूड ठीक नहीं है और वो काफी रोई है। अपार्टमेंट के अंदर पहुंचकर रोनान ने कमरे का जायजा लिया। भाई, आप इस मामूली सी जगह में कैसे रह रहे हैं? आप यहाँ कोर्स करने आए हैं, कोई ट्रैवल करने नहीं। तभी उसकी नजर मेरे चेहरे पर पड़ी। भाई, आपके होठों पर ये चोट कैसे लगी? मैं बात घुमा दी, वो बस गलती से लग गई। रोनन ने टीवी चला दिया, पर वो बार बार मेरी ओर देख रही थी। भाई, आप यहाँ नॉर्थ सिटी क्यों आए? आप तो सू जिक्सी से दूर रहना चाहते थे ना? ये सवाल मुझे चुभ रहा था। मैंने नजरें चुराते हुए कहा, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, हम नहीं मिलेंगे, तुम अपनी फिक्र करो। अगले दिन रोनान के जाने के बाद ली योनिवान का कॉल आया। शाओ चुनान, मैं तुम्हारे अपार्टमेंट के नीचे हूँ, नीचे आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं मना करना चाहा, अगर बॉस सू की बीमारी के बारे में है तो मुझे कुछ नहीं कहना। मैं यहाँ ट्रीटमेंट की भीख मांगने नहीं आई हूँ। ली युआनवान की आवाज में एक भारीपन था। बस मेरी कुछ बातें सुनो और फिर मैं चली जाऊंगी। मैं आखिरकार नीचे गया। नस्ली, अब क्या कहना बाकी है? उसने मेरी आंखों में झांका। मैंने कहा था न कि सू जिक्सी 10 दिनों तक नहीं सोई थी, जिसके बाद उसे ये बीमारी हुई। पर क्या तुम जानते हो कि वो क्यों नहीं सोई थी? मैं उलझन में उसे देखने लगा। तुम्हें नहीं पता होगा, क्योंकि तुम तो अपनी मौत का नाटक करके आराम से जांगचंग चले गए थे। ली युआनिवान की नफरत साफ दिख रही थी। तुम्हारी मौत के बाद वो तुम्हारी कब्र के पास 10 दिन और 10 रातें खड़ी रही। वो वहां से तब तक नहीं हिली जब तक वो बेहोश होकर हॉस्पिटल नहीं पहुंच गई। तभी से उसे ये इंसोम्निया और सरदर्द की बीमारी है। शाहचुनन, इन 5 सालों में तुम यूरोप गए, डॉक्टर बने, गर्लफ्रेंड बनाई और अपनी फैमिली के साथ खुश रहे। पर क्या तुम्हें पता है कि जिक्सी ने ये 5 साल कैसे काटे हैं? मैं सुनने खड़ा रह गया। मुझे पता था कि मेरी फेक डेथ से उसे दुख होगा, पर वो इस हद तक टूट जाएगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। ली युआनवान ने आगे कहा, वो उस एक्सीडेंट के गिल्ट से कभी बाहर नहीं आ पाई। उसे लगा कि तुम्हारी मौत की वजह वो है, और उसे माफी मांगने का मौका तक नहीं मिला। वो आज भी उस मलबे में दबी हुई है। मैं खामोश था, मेरा दिल भारी हो रहा था। 10 रातें। सुजिक्सी इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? जब उसे जियांगचंग में पता चला कि तुम जिंदा हो तो उसने सब कुछ भुला देने का फैसला किया था।